संजय सहाय जी, श्री प्रशांत भूषण जी, नीरा चंडोक जी, यूसुफ तरिगामी जी, भाई अभय कुमार दुबे जी, रचना यादव जी, संचालक और मेरे मित्र आशुतोष भारद्वाज जी और उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं आशुतोष भारद्वाज जी से कहूँगा कि जब समय हो जाए तो जैसे उन्होंने यूसुफ तरगामी जी को चिट दिया वैसे मुझे भी दे दें। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है और मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये आशुतोष भारद्वाज की कोई साजिश लग रही है। सर बहुत धीमा बोलते हैं, मेरा पुराना परिचय है तो पहले भी देखिए कुछ आएगा उसी में आएगा, इसी में। ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है और 143वां जन्मदिन है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। हंस के इस आयोजन के विषय चयन के लिए संजय सहाय जी और रत्ना जी को मैं बधाई देता हूँ। इस विषय में बुद्धिमानी भी है और चतुराई भी है और थोड़ी शरारत भी है, लेकिन ये विषय बहुत प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि इस विषय पर ये जो संवाद है वो शुरू हुआ है, चलना चाहिए और लंबी श्रृंखला चलनी चाहिए। ये आयोजन न होता तो संजय सहाय जी से अपनी कब भेंट होती मुझे पता नहीं। मुझे यह याद है कि 2 साल पहले रचना जी से प्रेम भारद्वाज के लिए जो शोक सभा थी उसमें भेंट हुई थी चलते चलते। मैं विषय पर आता हूँ, संविधान सम्मत होने का अर्थ। मुझसे पहले जिन लोगों ने भी अपनी बात रखी है और मेरे बाद प्रशांत भूषण जी बोलेंगे, जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है उन्होंने अध्ययन किया है, मनन किया है और उसके बाद जो समझा है वो उन्होंने रखा। किसी के भी कथन के खंडन वंडन या उत्तर देने के विचार से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। संविधान की मेरी समझ भी अपेक्षाकृत कम है। जो समझता हूँ उसे ही रखने का मैं प्रयास करूँगा। संविधान सम्मत होने का अर्थ है मेरी नज़र में प्रेमपूर्ण होना और प्रामाणिक होना। इसमें से 2 सूत्र निकलते हैं। पहला, हर भारतीय के प्रति प्रेमपूर्ण होना संविधान सिखाता है। दूसरा, संविधान के प्रति प्रामाणिक होना हर नागरिक का कर्तव्य है और ऐसा तभी संभव है जब हर नागरिक संविधान को जाने, फिर उसे माने और जहाँ जरूरी हो वहाँ सुधार के लिए अपनी आवाज़ उठाए। सवाल यह है कि क्या हम अपने संविधान को जानते हैं? तो मैं यहाँ अपने संस्मरण आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सालों से, कम 4 दशक से संविधान को जानने, संविधान को लोगों तक पहुँचाने के काम में मैं लगा रहा हूँ विभिन्न रूपों में। और मुझे याद है कि 15-16 साल पहले जब हमने संविधान पर एक लंबी गोष्ठी की थी जिसमें सुभाष कश्यप आए, तो बातचीत में सुभाष कश्यप की एक ही शिकायत थी कि हमारे यहाँ साक्षरता तो बढ़ रही है लेकिन संविधान की साक्षरता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। मैं उसी तरह से दूसरा संस्मरण आपसे कहना चाहता हूँ। सुभाष कश्यप तो उन लोगों में से हैं जो संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दूसरे थे C.K. जैन।
जो कोरोना काल में चले गए, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे। 2013 में जब मुझे संविधान के 35A और उसके सबसे अंत में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदेश 1954 का, दोनों को जोड़ करके जब हमने देखा तो मैंने CK जैन को फ़ोन किया और हमने कहा कि क्या 35A के बारे में और 54 के आदेश के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं आपको 2-3 दिन बाद फ़ोन करता हूँ। और 2-3 दिन बाद जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं कि ये संविधान के साथ फ्रॉड हुआ है, संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या हम इसको जानते हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभय दुबे जी, जिनको आपने सुना, इन्होंने समाज विज्ञान विश्वकोश एक तैयार किया और उसके खंड 6 में एक इनका लेख है। मैं उसे अक्सर पढ़ता हूँ, संविधान के विद्यार्थी के नाते पढ़ता हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा कि उसको कभी मौका लगे तो पढ़िए। मैं केवल उसका एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। संविधानवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है। ये अभय कुमार दुबे का कथन है, इनका लिखा हुआ है। और संविधानवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, इसको इन्होंने बहुत ढंग से समझाया है। वो पूरा एक पैरा। और सचमुच जो संविधान हमारे हाथ में आया, वो संविधानवाद के गलियारों से, चक्करों से और भूल भुलैये से हो करके हमारे हाथ में आया। उस कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैं केवल आपको यह एक बात है जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दुबे जी के कहने का जो दूसरा पहलू है, जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वो यह है कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में पिछली सदी का जो तीसरा दशक है, यानी 1930 से 1940 का, वो संविधान से स्वराज की यात्रा का दशक है। और उस दशक को जानने समझने की ज़रूरत है। संविधान सम्मत होने का मेरी नज़र में जो दूसरा अर्थ है, और तब जो अर्थ था, वह था संविधान से स्वराज। और उसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रयास शुरू हुआ। जो आज़ादी आई और उसी दौरान जो संविधान बना, वह उस नक्शे पर नहीं बना जिसकी रूपरेखा कैबिनेट मिशन प्लान में थी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो संविधान बना वो उस वक्त के तकाजे को पूरा करने के लिए बनाया गया, और कुछ हद तक कहना चाहिए कि शासन के कैसे चलाना है उसके बारे में बनाया गया। लेकिन संविधान सभा की कार्रवाइयों को अगर आप पढ़ें तो जवाहरलाल नेहरू 4 नहीं 5 बार ये बयान देते हैं कि हम जो संविधान बना रहे हैं वो हमारी पीढ़ी के लिए है। अगली पीढ़ी जो आएगी वो उसके बारे में क्या परिवर्तन करेगी, वो उसका निर्णय होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जो कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था और जिसको हमने यानी राष्ट्रीय आंदोलन ने, कांग्रेस ने और एक स्टेज पर मुस्लिम लीग ने भी मान लिया था,
उस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 हिंदुस्तान बनाने की बात थी। हिंदुस्तान, प्रिंसटन और पाकिस्तान। मैं अभी पिछले दिनों इस विषय पर पढ़ रहा था और जितना कुछ संभव हुआ उसको पढ़ने की मैंने कोशिश की कि ये जो देसी रियासतों का विलय है हमारे देश में, उसका संविधान में और संविधान से बाहर ये प्रक्रिया कैसे चली। 2 श्वेत पत्र हैं, एक 1948 का श्वेत पत्र है भारत सरकार का और एक श्वेत पत्र है 1950 का। दोनों श्वेत पत्र में कितनी रियासतें हैं अलग अलग संख्या है। 1948 के श्वेत पत्र में 584 की संख्या है और 1950 में वो 562 की संख्या है। लॉर्ड माउंटबेटन जब 15 अगस्त को संविधान सभा में बोल रहे हैं और जहाँ रियासतों का वो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने 562 का उल्लेख किया है। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ों की योजना सफल होती तो भारत के शरीर पर 562 फोड़े होते, उसके घाव होते। वो घाव कब सूखते कोई नहीं जानता। लेकिन उन रियासतों का क्या विलय कैसे हुआ और वो रियासतें भारत में कैसे शामिल हुई और भारत जो मिला वो एक अखंड भारत मिला, उस की कहानी का अंत होता है 12 अक्टूबर 1949 को। मैं आप सबसे कहूँगा कि संविधान सभा में 12 अक्टूबर 1949 का सरदार पटेल का वो जरा भाषण पढ़िए और इस भाषण के बारे में मैं जानता नहीं था, लेकिन हिंदू अखबार में, हिंदू अखबार से आप सब परिचित हैं, परिचित होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं तारीख बताता हूँ, जो लोग नेट पर सर्च करना चाहें वे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उन्नीस नवंबर 2013 हिंदू के ओपिनियन पेज पर एक लेख छपा और उस लेख का शीर्षक है हु बिट्रेड सरदार पटेल। और मैं उस टाइटल को थोड़ा बदल दूं और सवाल आपसे पूछूं कि हु बिट्रेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के साथ और संविधान के साथ धोखा किसने किया। ये लेख है, प्रशांत भूषण जी की बिरादरी है, माने वो एडवोकेट हैं, मशहूर एडवोकेट हैं चेन्नई के, शायद मैं उनको जानता नहीं हूँ। उनका नाम है अरविंद पी दातार। और अरविंद पी दातार ने अपने लेख में सरदार पटेल के 12 अक्टूबर 1949 के संविधान सभा के लंबे बयान का कुछ हिस्सा दिया है और कहा है, तो उस बयान को पढ़ने के बाद मैंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखना शुरू किया तो मैंने उसमें पाया कि सरदार की सेहत अच्छी नहीं थी। सरदार ने राजेंद्र बाबू से परमिशन लेकर ये कहा कि मैंने एक भाषण तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि के.एम. मुंशी उसको पढ़कर सुना दें। दुबे जी ने के.एम. मुंशी का जिक्र भी किया, के.एम. मुंशी के बारे में बताया भी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब के.एम. मुंशी का जिक्र आया तो, कि के.एम. मुंशी ही वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने 21 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि रियासतों के विलय के लिए या रियासतों की नेगोशिएटिंग कमेटी से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि आदि, पट्टाभी सीतारमैया, इस तरह से 6 लोगों की कमेटी वो बनी। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये जो अरविंद पी दातार ने जो लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने बताया कि प्रिवी पर्स जब तय हुआ था तो हैदराबाद निज़ाम को 43 लाख रुपए, जो सबसे बड़ी रकम थी, और सबसे कम रकम छोटी रियासतों के 50,000 एनुअल, और इस तरह से सरदार पटेल का अगर आप भाषण पढ़ें तो कुल आंकड़ा बनता है 4 करोड़ का, और वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी में जब राजा महाराजा आ गए तो इंदिरा गांधी के कान खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन किया कि प्रिवी पर्स समाप्त किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद इसके बारे में प्रशांत भूषण जी हो सकता है मुझसे ज़्यादा बताएं। वो संविधान का संशोधन गिर गया राज्यसभा में, तो इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को हुक्म दिया एक तरह से कि आप राजाओं को डी रिकॉग्नाइज करिए, और उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में बहस की, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नानी पालकीवाला के तर्क को माना। तो आप जानते हैं कि 1971 में चुनाव जीतने के बाद फिर संविधान का संशोधन हुआ, और इस तरह से प्रिवी पर्स समाप्त किया गया। प्रिवी पर्स संविधान सभा का निर्णय था। सरदार पटेल की अपील पर संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था, और राजनीति ने, सत्ता की राजनीति ने प्रिवी पर्स को समाप्त किया। प्रिवी पर्स पर जितना खर्च हो रहा था उससे ज़्यादा सांसदों पर, विधायकों पर खर्च हो रहा है, ये सब जानते हैं। मैं प्रिवी पर्स का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के साथ खिलवाड़ की ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इंदिरा गांधी ने जब प्रिवी पर्स का 1971 में संविधान संशोधन लाया गया तो जो भाषण दिया वो कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए ये प्रिवी पर्स बड़ी अड़चन है, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। क्या उससे समतामूलक समाज बना? क्या वो कदम संविधान सम्मत था? इसका उत्तर 1 जुलाई 2022 के फ्रंट लाइन में असीम अली ने दिया है। अभी ये वो फ्रंट लाइन का जो पिछला अंक है उसमें ये असीम अली का लेख है, और असीम अली ये बताते हैं कि संविधान के साथ 2 तरह की प्रवृत्तियां काम करती रही हैं, एक पावर पॉलिटिक्स की और एक आइडियोलॉजी की। असीम अली का कहना है कि आज की जो सत्ता है वो आइडियोलॉजी की राजनीति कर रही है, और इंदिरा गांधी की सत्ता संविधान के साथ पावर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रही थी। मैं असीम अली की दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन संविधान के साथ पावर पॉलिटिक्स की राजनीति, यानी हमारे दल के लिए, हमारी पार्टी के लिए क्या होना चाहिए,
ये संविधान के साथ खिलवाड़ का जो सिलसिला है वो लंबा है और हमेशा संविधान सत्ता की राजनीति के निशाने पर रहा है और संविधान सत्ता तंत्र का उपकरण बनने के लिए विवश रहा है। संविधान सम्मत होने के लिए जरूरी है कि न बाएं चलें न दाएं, बीच में ठहर जाएं। जहां संविधान है, संविधान के तराजू का कांटा सम होना चाहिए। वह संविधान कहाँ है? तो मैं कहूँगा कि वह संविधान प्रियम्बुल में है, वह संविधान मौलिक अधिकारों में है, वह संविधान नीति निर्देशक में है। और दरअसल यही है वह संविधान जो भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया। उसकी जितने अनुच्छेद हैं उसमें अब लोगों ने रिसर्च करके बता दिया है कि 3 साल में जो संविधान सभा ने काम किया वो कुल 155 अनुच्छेद हैं जो संविधान सभा ने 3 साल में बनाए। बाकी सारे अनुच्छेद शब्दशः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए गए हैं। मैं इसके आगे अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि आशुतोष भारद्वाज जो है वो अभी संविधान सम्मत का पर खुद ही भाषण देंगे। पंडित ने, मैं ये कहूँगा जरूर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान बनवाने का श्रेय है। और मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर 1933, आप याद रखिए यह तारीख, 2 अक्टूबर 1933 नीरा चंडोक जी ने संविधान के इतिहास पर छोटा ही लेकिन बहुत सटीक टिप्पणी की है, एक तरह से जानकारी दी है। उस जानकारी में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि 1895 हो या 1892 हो, 1892 से लेकर के और 1933 तक जब जब संविधान की बात हुई है तो संविधान की तो बात हुई है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वे पहले व्यक्ति हैं, वे पहले राजनेता हैं, वे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी से निराश होने के बाद, पूना से लौटने के बाद, देहरादून की जेल से निकलने के बाद जब वो महात्मा गांधी से मिलने गए और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक लेख लिखा और वो लेख लंदन के डेली हेराल्ड में छपा। लंबा लेख है। उस लेख का हिंदी में अनुवाद है, मैं करता हूँ, भारत का शोषण। और उसी लेख में पहली बार भारत के किसी नेता ने संविधान सभा की बात उठाई। तो तब से लेकर और 1950 तक एक जो सिलसिला चला है उसका नेतृत्व हमको मान लेना चाहिए, इस पर विवाद बहुत नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जो दूसरी नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने महात्मा गांधी के साथ अन्याय किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान के बारे में जो 2 किताबें लिखी हैं उसमें ये धारणा बना दी है कि महात्मा गांधी को संविधान सभा से दूर रखा गया। पहली बात तो यह है कि ग्रेनविल ऑस्टिन को शायद समझ नहीं थी कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते कैसे थे। कोई ऐसा क्रिटिकल मोमेंट नहीं है जिसमें जवाहरलाल नेहरू गांधी के पास दौड़कर नहीं जाते हों। यहाँ तक कि संविधान सभा जब भंग होने का खतरा पैदा हो गया था, गांधी जी नोआखाली में थे, श्रीरामपुर में थे, जवाहरलाल नेहरू दौड़कर वहाँ जाते हैं और
गांधी जी के किए हुए प्रस्ताव पर लंदन में जब वो प्रस्ताव छपा तो जनमत बदला। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान बनवाने का श्रेय है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संविधान का जो पहला संशोधन है, जिससे राजद्रोह की वापसी हुई, जिससे जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं आज, या पहले भी जो गिरफ्तार किए जाते रहे हैं राजद्रोह में, उसको वापस लाने का जो कलंक है वो भी जवाहरलाल नेहरू के माथे पर है। संविधान का पहला संशोधन भारत के नागरिकों को जो संविधान ने अधिकार दिया था वो छीनता है। मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संविधान सम्मत होने का श्रेय आपको देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? मैं कहूँगा कि ये पहला प्रधानमंत्री है। दुबे जी ने सही कहा, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। संविधान को मानने का, संविधान को सम्मान देने का, संविधान के बारे में चेतना पैदा करने का क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने कोशिश की है? मैं ये कहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों को देखिए जरा। किसी प्रधानमंत्री ने संविधान के बारे में नागरिकों को कोई जानना चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पर कभी कुछ कहा हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिकृत या अनधिकृत तौर पर भ्रम जरूर फैलाए गए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो मैं संविधान को केंद्र में रखकर संविधान दिवस की शुरुआत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और संविधान दिवस की शुरुआत से जो वातावरण बना है, मैं कहूँगा कि संजय सहाय जी ने ये जो गोष्ठी रखी है उस वातावरण की भी देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने का जो प्रयास संभव है वो आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। समाज में बंधुत्व का भाव जगाने का हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। संविधान सम्मत होने का एक और अर्थ है, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए था, वह दिख नहीं रहा है। जेपी और गांधी जैसा स्वराज चाहते थे, उसके लिए औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को बदलना होगा, जिसकी ओर सिर्फ एक सार्थक कदम 73वें संविधान संशोधन से उठा और उसका श्रेय पीवी नरसिंह राव को है। यह हम ध्यान में रखें कि आज संविधान वह नहीं है जो 1950 में बना था। उपेंद्र बख्शी ने 2010 में एक सेमिनार में, उनका लंबा भाषण है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि 10 बार, यानी 2010 तक 10 बार संविधान का पुनर्लेखन हो चुका है। तो आप किस संविधान की बात कर रहे हैं? जो आज संविधान है। संविधान से शासन, सामाजिक विकास, न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आज समय जो बदल रहा है
उसके साथ संविधान चल सके, इसलिए निरंतर ऐसी बहस होती रहनी चाहिए। गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की बजाय वास्तविक मुद्दे पर बहस हो, और इस दृष्टि से मेरी समझ से आज 4 मुद्दे हैं। संघीय स्वरूप कैसा हो, राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना कैसे होनी चाहिए, नागरिक अधिकार और कर्तव्य का संतुलन कैसे हो, और समानुपात संविधान कैसे बने। इन 4 मुद्दों को मैं आपके सामने रखकर अपनी बात पूरी करता हूं। आपने सुना, मैं धन्यवाद देता हूं।